Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Aditya, Jitendra, good afternoon. Sabir Ansari, good afternoon. Satyam, good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. और बताएं कैसे हैं आप सब लोग? सब सही सही चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई सब सही चल रही है? पढ़ते वढ़ते हो कि नहीं हो तुम लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन. पूजा, आमोद कुमार यादव, प्रियंका, अर्पित श्रीवास्तव. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ओके साबिर अंसारी. चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. एकदम मस्त चल रहा है. अरे वाह, बहुत अच्छा. कुंदन कुमार, गुड आफ्टरनून. सीताराम सैनी, गुड आफ्टरनून. मैम वैक्यूल्स इन प्लास्टिड रह गया है. लास्ट क्लास में वैक्यूल्स इन प्लास्टिड करवा दिए है. तुम लोग ध्यान नहीं देते हो क्या आरती? कल की क्लास नहीं देखी तुमने? इसमें वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड दोनों हो रखे हैं. आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं बच्चा? चलिए तो साबिर अंसारी बोल रहे हैं लव यू मैम. ओके साबिर, लव यू टू. लव यू मतलब एज ए स्टूडेंट. मैम अंकुर सर ने रेडियो एक्टिविटी आपसे पढ़ने का बोला है. क्यों अंकुर सर ने रेडियो एक्टिविटी नहीं करवाया क्या? चलो मैं सर से बात कर लूँगी. अगर नहीं करवाया तो मैं करवा दूँगी. डोंट वरी ना. चलिए गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो देखिए लास्ट क्लास में हमने साइटोलॉजी कंप्लीट किया था और जिसमें हमने प्लांट एंड एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा था और उसके बाद हमने सेल डिवीजन पढ़ा था. तो मैम कल का क्लास पूरा रुक रुक के चल रहा था. एक्चुअली कल का क्लास इसलिए रुक रुक के चल रहा होगा, पर अभी देखेंगे तो सारी की सारा सही चल रहा है. सारा सही चल रहा है. अगर आप आज क्लास देखेंगे कल वाला, तो कल थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, लाइव करने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो. बट अभी अगर आप देखेंगे वीडियो तो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. मैम कल की क्लास पूरी रुक रुक के चल रही है. बच्चा अभी देखेंगे तो सारा का सारा सही होता है. मैम आपका पढ़ाया हुआ ग्रुप डी के क्वेश्चन से पूरा मैच करता है. ओके जयप्रकाश यादव. गौतम कह रहे हैं मैम दिस इज माई लव फर्स्ट क्लास. मैम आप टिश्यू पढ़ाएंगी? यस बिल्कुल पढ़ाऊंगी मैं. टिश्यू पढ़ाऊंगी. प्लास्टिड मैंने पढ़ा दिया है बच्चा. प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट सब पढ़ाया है मैंने. तुम लोगों को ये पता नहीं रहता कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया. ठीक है. जो बच्चे बोले टिश्यू पढ़ाएंगे क्या? यस मैं टिश्यूज का चैप्टर करवाऊंगी. प्लांट एंड एनिमल टिश्यू करवाऊंगी. डोंट वरी, जब टाइम मिलेगा तब मैं करवाऊंगी. मतलब जब पहले जो मेन देखो टिश्यू से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं. जैसे ब्लड में ब्लड कैसा टिश्यू है ये क्वेश्चन बता दिया. और मैं बॉटनी में जब करवाती हूँ तो मैं आपको वो पढ़ा दूंगी कि भाई जाइलम एंड फ्लोएम वस्कुलर टिश्यूज हैं, तो वो हो जाएगा. ठीक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो आज का जो बच्चों हमारा नया चैप्टर है और जो जीएस स्पेशल 4-5 में आई थिंक उनका ये लास्ट चैप्टर है, एंडोक्राइन सिस्टम. ये है आपका एंडोक्राइन सिस्टम. आज के चैप्टर का नाम लिखेंगे आप एंडोक्राइन सिस्टम. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अंतःस्रावी तंत्र. अंतःस्रावी तंत्र. अंतःस्रावी तंत्र. अंतःस्रावी तंत्र. तो आज की क्लास का हमारा जो चैप्टर है जो अगली 2 क्लास तक चलेगा, 2 या 3 जितने भी क्लास में खत्म होगा उतनी क्लास में हम खत्म करेंगे. इस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम. बात ये आती है कि इस सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं. इस सिस्टम में हम किस चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं. हाँ चलो मैम ब्रेन का क्लास कब होगा? जिन बैचेस में ब्रेन नहीं हुआ मैं करवा दूंगी. डोंट वरी. अभी जो पढ़ाया जा रहा है आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें स्टेट पीसीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इन सब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. ठीक है. तो मैं आपको बता दूं, एक बार फिर रिपीट कर दूं कि एनडीए में, सीडीएस में या आरआरबी एनटीपीसी में या फिर आपके जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उन सब में इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. सबसे पहली बात आती है कि हमें इस एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना किसके बारे में है. तो देखिए हमें इस एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है. आपने एक टर्म बिल्कुल सुना होगा, ग्लैंड्स. हिंदी में इनको बोलते हैं आप ग्रंथियां. आपने बिल्कुल एक चीज सुनी होगी कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. सुना है ना? तो लीवर तो एक ऑर्गन है. ऑर्गन को हमने सेल क्यों बोला? ऑर्गन को हमने सेल क्यों बोला? सॉरी, ऑर्गन को हमने ग्लैंड क्यों बोला? तो यही सब हमें यहाँ पर आज क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं. तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमें किसके साथ डील करना है? हमें ग्लैंड्स के साथ पढ़ना है, हमें ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है. अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम में स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज इस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए बच्चों. देखो क्या क्या पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं, आप किसको बोलोगे ग्लैंड्स, कौन कौन सी हैं. मैम कल क्लास चलेगी क्या? नहीं बच्चा, क्लास नहीं चलेगी. कल संडे को क्लासेस ऑफ रहती हैं, टीचर को भी आराम चाहिए होता है ना. इनफैक्ट सैटरडे को भी बहुत सारे टीचर्स की क्लासेस ऑफ रहती हैं, बट मैं ले लेती हूँ क्योंकि सिलेबस पीछे ना जाए बच्चों का, इसलिए मुझे लेना सही लगता है क्लास, इसलिए मैं आज आपकी क्लास लेने आई हूँ. बाकी आज सारी क्लासेस ऑफ हैं ऑलमोस्ट. चलिए देखिए
आज के चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैम क्या ओनली बायोलॉजी का क्लास होगा? नहीं, अभी थोड़ा आपके फिजिक्स इतने दिन से चल रहा था, तो आपका मॉर्निंग में आपका बायोलॉजी हो रहा है और इवनिंग में आपके पास, आपको पता ही केमिस्ट्री चल रहा है आपकी क्लास में, जो साइंस स्पेशल 6 में है। ठीक है, चलो आप बातें नहीं करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं हम। देखिए, आज के चैप्टर का नाम है आपका ग्लैंड्स, जिसको बोलते हैं आप ग्रंथियां। क्या होती हैं ग्रंथियां? ध्यान से सुनो, हम किसको बोलते हैं ग्रंथियां। मैं अलग से एक नई स्लाइड ले रही हूं, उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं कि व्हाट इज ग्लैंड्स, ग्रंथियां होती क्या है। बहुत बार आपने सुना होगा कि ग्रंथियां होती क्या है। ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि सुना होगा, 2-4 नाम तो अपने पक्का सुन रखे होंगे। यकृत ग्रंथि होती है, ये सब आपने सुन रखे होंगे। देखिए, ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन जैसे अंग, जैसे आपका लीवर, जैसे आपका पैनक्रियाज, ये सब क्या है? ऑर्गन है, अंग है। कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल चीज सिक्रीट करता हो, ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता हो, कोई भी रासायनिक यौगिक बनाता हो, कोई भी अंग, ध्यान से सुन लो, अब कमेंट मत करो प्लीज, प्लीज। जयप्रकाश यादव, कौन से क्वेश्चंस नहीं हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। जयप्रकाश यादव बोल रहे हैं थोड़ा डीपली पढ़ाइए। इससे ज्यादा डीपली कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता है साइंस कंपटीशन एग्जाम में। आप यहाँ पर पीएचडी करने नहीं आए हैं जयप्रकाश यादव। हाँ, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जयप्रकाश यादव, और इस कमेंट को बार बार आप स्क्रीन पे ना लाएं, अच्छा नहीं लगता। एक कमेंट आप 50 बार कर रहे हैं, टीचर डिस्ट्रैक्ट होता है पढ़ाने से। ठीक है, चलिए देखिए, कोई भी ऐसा ऑर्गन, सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, आपको भी मेहनत उतनी करनी पड़ेगी जितना हम कर रहे हैं, तब जाके आपके क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो देखिए, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता हो, जो कोई रासायनिक यौगिक बनाता हो, रासायनिक यौगिक बनाता हो। अब मैम ये रासायनिक यौगिक किस किस फॉर्म में होते हैं? ये रासायनिक यौगिक 3 फॉर्म में हो सकते हैं। कौन कौन सी फॉर्म? तो देखिए यहाँ पर, ये केमिकल कंपाउंड्स या तो होंगे बच्चों एंजाइम की फॉर्म में, एंजाइम की फॉर्म में, या ये होंगे हार्मोन की फॉर्म में, हॉर्मोन्स की फॉर्म में होंगे, या ये जूसेस की फॉर्म में होंगे। जूस का मतलब होता है रस। अब रस का मतलब ये नहीं पीने वाला रस, ये कोई पीने वाला जूस नहीं है। ठीक है, देखिए, ऐसा कोई ऑर्गन, मैंने क्या लिखा बोर्ड पे, ऐसा कोई ऑर्गन जो केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता हो, जो रासायनिक यौगिक बनाता हो। अब वो रासायनिक यौगिक या तो होगा एंजाइम, या होगा हार्मोन, या वो जूस होगा। इन तीनों चीज में से अगर एक भी चीज कोई ऑर्गन बनाता है तो उसको ऑर्गन नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लैंड बोलते हैं, उसको हम ग्रंथि बोलते हैं। लाइक आप बोलते हो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लीवर एक जूस बनाता है, बाइल जूस। तो भाई जूस बना रहा है तो जूस बनाने वाला ऑर्गन क्या हो गया? ग्रंथि हो गया। तो आप बताएंगे ऑर्गन्स दैट कैन प्रोड्यूस जूस, एंजाइम और हार्मोन नोन एज ग्लैंड। वे अंग जिनके द्वारा या तो एंजाइम बने, या हार्मोन बने, या जूस बने, वो अंग ग्रंथियां कहलाते हैं, वो ग्रंथियों के नाम से जाने जाते हैं। या कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ होता है, आप सब जान रहे होंगे कि ऑर्गन किससे बनते हैं। मैंने आपको पहली क्लास से बताते आ रही हूं, सबसे पहले सेल बनती हैं। सेल जब जुड़ती हैं, आपस में कंबाइंड होती हैं, तो वो टिश्यूज उत्तक बनाती हैं। टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन्स अंग बनाते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ऑर्गन्स हैं वो टिश्यूज की फॉर्म, टिश्यूज से बनते हैं? यस। तो कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ होता है बच्चों कि ऐसा टिश्यू का एक ग्रुप, मान लो ये एक टिश्यूज है, ये एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं, तो ऐसा कोई भी टिश्यूज का एक ग्रुप जो कोई केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता हो, वो केमिकल कंपाउंड एंजाइम हो सकता है, वो हार्मोन हो सकता है, और वो जूस हो सकता है। इन तीनों चीज में से जो भी टिश्यू एक भी चीज सिक्रीट करता है, इन टिश्यूज के ग्रुप को आप ऑर्गन बोलते हो। बट ये ऑर्गन्स, इन ऑर्गन को एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, वो है ग्लैंड्स। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बात आती है कि मैम इन केमिकल कंपाउंड की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे बॉडी में केमिकल कंपाउंड क्यों होते हैं। देखिए, जब भी आप एंजाइम टर्म देख रहे हो ना, ये जो एंजाइम टर्म्स होते हैं बच्चों, एंजाइम्स का काम क्या होता है? एंजाइम्स का काम होता है, एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उनका काम होता है ब्रेक डाउन करवाना।
क्या करवाना, ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है तोड़ फोड़ करवाना, तोड़ना फोड़ना। तो एंजाइम्स और हमारे बॉडी में तोड़ फोड़ किसकी होती है, आप बताएंगे, खाने की होती है, फूड की होती है। और खाने की तोड़ फोड़ करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो मैंने क्या बोला कि एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, और वो डाइजेशन की प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं या रेट ऑफ डाइजेशन को इंक्रीज कर देते हैं। तो एंजाइम्स का बेसिकली काम होता है हमारे बॉडी में पाचन करवाना, डाइजेशन करवाना। ये फूड की कटिंग करवाना या फूड की तोड़ फोड़ करवाने का काम कौन करता है, एंजाइम। अब बात आती है कि हार्मोन क्या काम करते हैं। आपने बहुत सारे हार्मोन के नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं बहुत सारे हार्मोन आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हार्मोन्स का काम होता है हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाना। जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स की, टिश्यूज की, इन सब की जब ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ करवाने वाले जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या हमारे बॉडी का डेवलपमेंट करवाने वाले, हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की जो वृद्धि है और जो विकास है, हमारे टिश्यूज आप सब जान रहे हैं। आप जब आपका जन्म हुआ, आप इन्फेंट थे, आप छोटे से थे, फिर और बड़े और बड़े और बड़े। तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ होती जा रही है, आपके टिश्यूज की ग्रोथ होती जा रही है, आपकी सेल्स की ग्रोथ होती जा रही है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जो केमिकल कंपाउंड है, जो केमिकली फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, और वो हमारे टिश्यूज की, हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं, उन सारे के सारे केमिकल कंपाउंड को आप हार्मोन टर्म देते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है जूसेस क्या होते हैं। बच्चों ये जूसेस जो है ना, ये जूसेस भी एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये जूसेस या तो ये जूस है या अकेला जूस की फॉर्म में होगा, इसमें आयंस होंगे, वो आयंस ब्रेक डाउन का काम करेंगे, डाइजेशन का काम करेंगे, या कभी कभी इस जूस के अंदर एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जूस और एंजाइम ऑलमोस्ट एक काम करते हैं, ये डाइजेशन की प्रोसेस में काम आते हैं। और ये जूसेस के अंदर कभी कभी एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ग्लैंड, तो आप बताओगे ऐसा कोई भी अंग या ऐसा कोई भी टिश्यूज का एक ग्रुप जो केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता हो। वो केमिकल कंपाउंड एंजाइम हो सकते हैं, वो हार्मोन हो सकते हैं, वो जूसेस हो सकते हैं। तो उस ऑर्गन को आप ऑर्गन नहीं बोलोगे, उस ऑर्गन को आप ग्लैंड करके टर्म करते हो। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई कि क्या ऑर्गन और ग्लैंड में डिफरेंस क्या होता है। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट में सुनो, जो ग्लैंड्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं इनके, यही आपको पढ़ना है और यहीं से आपका चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होने वाला है। तो ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं वो आप सुनिएगा, कितनी होती हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर मिलने वाले हैं यहां पर। सबसे पहला जो ग्लैंड का टाइप होता है बच्चों, उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और हिंदी में इनको कहा जाता है बहिश्रावी ग्रंथियां। एक एक लाइन में क्वेश्चंस के आंसर छुपे हैं, आप ध्यान से पेशेंस के साथ पढ़ने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा आता है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगी यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हिंदी में इसको कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां 3 टाइप की ग्रंथियां होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन, एंड नंबर 3 पे आती है मिक्स्ड ग्लैंड। नंबर 3 पे आती हैं बच्चों मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां। अब बात आती है कि बेसिकली मैम इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या होती हैं एक्सोक्राइन, क्या होती हैं एंडोक्राइन, और क्या होती हैं मिक्स्ड ग्लैंड। फिर इनके नाम पता होना चाहिए, फिर इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, फिर ये क्या क्या केमिकल चीज सिक्रीट करती हैं, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, फिर इनके फंक्शंस कैसे मतलब कैसे ये ऑर्गन्स या ग्लैंड्स काम करती हैं, ये सब सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैम कमेंट्स नहीं पढ़ रही हैं, मैं कमेंट्स नहीं लूंगी, जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपके कमेंट्स नहीं लूंगी, आप आराम से पढ़िए पेशेंस के साथ। देखो सबसे पहला आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन में पूछेगा कि भाई इनमें से
रमेश आप कौन से बैच की बात कर रहे हैं, प्लीज आप मुझे बताएं। तो आपसे आपको 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि भाई इनमें से एक्सोक्राइन कौन सी है और एंडोक्राइन कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए एक्सोक्राइन की डेफिनेशन क्या होती है और कितनी होती है और कहाँ होती है। ऐसे ही एंडोक्राइन क्या होती है, कितनी होती है, कहाँ होती है। ऐसे ही मिक्स्ड कितनी होती है, क्या होती है। अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था तो बच्चों उसमें मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल पूछा था। ओके मैं चेक कर लूंगी रमेश, डोंट वरी ना। चलिए देखिए, पहली बात एक्सोक्राइन क्या होती है। ऐसी ग्लैंड्स जो या तो एंजाइम बनाए या वो जूस बनाए। ऐसी कोई भी ग्लैंड जो या तो जूस बनाएगी या एंजाइम बनाएगी उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन की सबसे पहली डेफिनेशन क्या होगी, ग्लैंड्स दैट कैन प्रोड्यूस जूस और एंजाइम आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाती हैं, आप बताएंगे ऐसी कोई भी ग्रंथि या ऐसा कोई भी ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करे, जो हार्मोन बनाए, वो एंडोक्राइन कहलाती है। जो जूस और एंजाइम बनाएगी तो वो क्या कहलाएगी। हाँ हरिराम आपका आंसर है लेस देन 4.5, ठीक है। चलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जो एंजाइम्स और जूस बनाए, एंडो का मतलब है जो हार्मोन बनाए, और मिक्स्ड का मतलब है बच्चों जो एंजाइम भी बना सकती है या जो जूस भी बना ले या वो हार्मोन भी बना सकती है। कहने का मतलब वो तीनों ही चीज बना सकती है तो वो क्या कहलाएगी, वो मिक्स्ड कहलाएगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगी एक्सो और एंडो का। क्या बोला मैम ने, एक बार फिर रिपीट करो। मैम ने बोला कि ऐसी कोई भी ग्लैंड जो जूस और एंजाइम बनाएगी वो एक्सोक्राइन है, सबसे पहला बेसिक डिफरेंस। दूसरा बच्चों, ऐसी कोई भी ग्लैंड जो हार्मोन बनाएगी वो एंडोक्राइन। जो तीनों ही चीज बना लेगी वो मिक्स्ड हो जाएगी। किसका मिक्स्ड, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। बहिश्रावी और अंतःश्रावी का मिक्स क्या कहलाएगा, मिक्स्ड ग्लैंड कहलाएगा। ओके मैम समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। चलो नेक्स्ट बात सुनो आप, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना। मैंने इसको हिंदी से समझो। बहिश्रावी, बहि का मतलब होता है बच्चों बाहर, श्रावी का मतलब होता है श्राव देने वाली। कहने का मतलब है जो कोई भी चीज बनाए, एंजाइम और जूस बनाया पर वो अपने पास नहीं रखेगी, वो क्या करेगी, अपने से बाहर निकाल देगी। जैसे कैसे मैम, यहां पर मान लो एक ग्लैंड है, ऐसे कोई ग्लैंड है, इस ग्लैंड के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं। ये टिश्यूज बच्चों या तो जूस बना रहे होंगे या एंजाइम बना रहे होंगे, बट बनाकर ये क्या करती हैं, इनके पास ऐसे पतली पतली डक्ट होती हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं इनके पास, डक्ट होती हैं, नली होती हैं या पाइप होती हैं, पाइप। ये क्या करेंगी, इस जूस और एंजाइम को बनाकर ऐसे इस पाइप के थ्रू अपने पास नहीं रखती हैं, बाहर निकाल देती हैं। बहिश्रावी, बाहर श्राव कर देती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। इसलिए इन एक्सोक्राइन का एक नाम और भी होता है, इनको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि वो कौन सी ग्रंथियां हैं जिनके पास डक्ट्स होती हैं, जिनके पास नलियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, तो आप बताएंगे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई डक्ट ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है, आप बताओगे जो एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल हैं वो ही क्या है, डक्ट ग्लैंड के। अब ध्यान से सुनो, एक्सोक्राइन की डेफिनेशन क्या आई हमारे सामने निकल के। ऐसी कोई भी ग्लैंड जो या तो जूस और एंजाइम बनाएगी और उस जूस और एंजाइम को बनाकर डक्ट की सहायता से बाहर सिक्रीट कर दे, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। बात आती है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, वो ग्लैंड जो हार्मोन बनाए, और हार्मोन जो है, मान लो यहां पर कोई एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ऐसे मैंने बना दी एंडोक्राइन, इसमें ऐसे बहुत सारा क्या बन रहा है, हार्मोन बन रहा है, और इनके पास डक्ट नहीं है, इसके पास डक्ट नहीं होती है, डक्ट सिर्फ एक्सो में होती है, और इसने ऐसे डायरेक्टली इस हार्मोन को बाहर निकाल दिया। देखो बिना डक्ट के थ्रू ऐसे बाहर की साइड हार्मोन निकाल दिया, और बाहर की साइड होता है आपका खून, ब्लड, और ये हार्मोन आके किस में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इन ग्रंथियों के पास डक्ट नहीं होती हैं, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, डक्टलेस, नली
बिना नली वाली या नली रहित वाली ग्रंथि बोलते हैं। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन क्या बना कि कौन सी ग्रंथियों के पास डक्ट होती हैं, एक्सो के पास। कौन सी ग्रंथियों के पास डक्ट नहीं होती है, एंडो के पास। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि एंडो क्या बनाती हैं, हार्मोन। और हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन ह्यूमन ब्लड, बाहर निकलते ही हमारा खून मिल जाएगा इनको, और खून के साथ ये हार्मोन्स मिक्स होते हैं और जो भी इनका काम होता है वो काम करते रहते हैं। अब बात आती है मिक्स्ड ग्लैंड की। तो बच्चा मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम, जूस और हार्मोन तीनों चीज बना दे, इनको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। और हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही मिक्स्ड ग्लैंड होती है, दैट इज पैनक्रियास। कौन सी? पैनक्रियास, अग्नाशय। याद रखिएगा यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी ग्रंथि है जो मिक्स्ड ग्रंथि कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। आप बताएंगे वो पैनक्रियाज है, वो अग्नाशय है, उसको क्या बोलते हैं आप? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो ये डक्ट वाली ग्लैंड, ये डक्टलेस ग्लैंड। अब बात आती है कि मैम एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मैंने आपको ग्लैंड की डेफिनेशन बता दी और मैंने आपको बता दिया कि एक्सो एंडो होती क्या है। एक्सो का मतलब जो अपना स्राव बाहर दे दे, अपने पास नहीं रखेगी, या तो जूस बनाएगी या एंजाइम बनाएगी और वो अपना स्राव अपने से बाहर सिक्रीट कर दे, उसको आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो मैम हमारे गले में जो वॉइस बॉक्स पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको लैरिंक्स बोलते हैं, लैरिंक्स। ओके बच्चा, चलो। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? वो ग्लैंड्स जो जूस एंजाइम बनाकर अपने पास बिना ना रखकर बाहर सिक्रीट कर दे, वो एक्सो कहलाती है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। हम कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 नंबर पे आता है यहां पर लीवर। सबसे पहला उदाहरण है, सबसे पहला एग्जाम्पल है लीवर। यकृत। मैम लीवर को आपने यहां क्यों रखा? क्योंकि बच्चा लीवर एक जूस बनाता है। कौन सा जूस? बाइल जूस। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पित्त रस बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है पित्त रस। और मैंने कहा कि जूस बनाने वाली ग्रंथियां क्या होती हैं? एक्सो होती हैं। तो लीवर किसका एग्जाम्पल है? एक्सो का। दूसरी डेफिनेशन में आपको बताऊं कि लीवर को आपने एक्सो में क्यों काउंट किया। तो बच्चों देखना, ध्यान से सुनना। ये आपका लीवर है ऐसे, और लीवर यहां से बना रहा है बच्चों क्या? बाइल जूस बना रहा है। ऐसे बहुत सारा बाइल जूस बन रहा है, और लीवर बाइल जूस बनाकर ऐसे आपके यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, छोटी आंत का भाग है, और ये बाइल जूस ऐसे छोटी आंत में आ जाता है। तो मैंने कहा जूस बनाएगा, बाहर निकाल देगा, अपने से बाहर निकाल दिया। तो लीवर किसका एग्जाम्पल है? आप बताएंगे लीवर किसका एग्जाम्पल है? एक्सो का। तो मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि लीवर को हम यहाँ क्यों रखते हैं। कि लीवर अपना जूस बनाकर छोटी आंत को भेज देता है। तो लीवर ने अपने पास नहीं रखा तो बाहर चला गया। और लीवर कहाँ होता है? अगर मैं बात करूं लीवर कहाँ होता है तो आप बताओगे ये एब्डोमिनल वाले पार्ट में होता है। कहां पर? एब्डोमिनल वाले पार्ट में। एब्डोमिनल को हिंदी में बोलते हैं उदर गुहा, जहां पर आपका डायफ्राम खत्म हो जाता है, जहां पर आपका चेस्ट वाला पार्ट खत्म हो जाता है, और जहां पर आपका पेट या आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है उसको एब्डोमिनल बोलते हैं। ये आपका चेस्ट है, इसके नीचे वाले पार्ट को आप एब्डोमिनल बोलते हैं। वहां पर क्या होता है? लीवर होता है। दूसरा एग्जाम्पल आओ बच्चों, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है? आप बताओगे दूसरा एग्जाम्पल आता है यहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स? सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरा एग्जाम्पल लिखेगा सलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में लिखेंगे बच्चों इसको लारीय ग्रंथि। नाम से क्लियर है, वो ग्लैंड्स जो क्या बनाती हो? जो सलाइवा बनाती हो, सलाइवा बनाती हो। अब इस सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? इस लार के अंदर बच्चों एंजाइम होते हैं, और आप सब जानते हैं एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियां क्या होती हैं? वो एक्सो में आती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? एक्सो का। सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन पूछे तो कहां होती है? लार कहां बनता है? माउथ में, मुख में, मुंह में बनता है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? माउथ में। यस अमर सिंह राजपूत, दिस इज लाइव क्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है? तीसरा होता है बच्चों स्वेटिंग ग्लैंड। स्वेटिंग ग्लैंड, स्वेटिंग ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं इसको पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। पसीना बनता है, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। और इसी का एक दूसरा नाम होता है सबासियस ग्लैंड।
इसको ऑब्लिक लगा के आप लिख सकते हैं। इसी का एक दूसरा नाम होता है सबासियस ग्लैंड या सबासियस ग्लैंड्स, सबासियस ग्लैंड्स। ठीक है। अब देखो मैम आपने पसीने वाली यहाँ पर क्यों लिखी, क्योंकि बच्चों पसीना जो होता है वो बनता कहाँ है, हमारी स्किन की सेल्स में बनता है और वो निकलता कहाँ है, बाहर। तो मैंने कहा कोई भी ऐसी चीज जो अंदर बन रही हो निकल रही हो बाहर, वो क्या कहलाती है, जूस कहलाती है। और साइंस की लैंग्वेज में जो आपका पसीना होता है वो पसीना नहीं होता है बच्चों, वो एक जूस होता है। ठीक है, वो एक रस है, एक जूस है। तो आप याद रखेंगे कि स्वेटिंग ग्लैंड, सबासियस ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है, एक्सो का। ये कहाँ होती है, हमारी स्किन में होती है, हमारी त्वचा में होती है। और एक क्वेश्चन आता है कि हमारी स्किन के किस भाग में सबसे ज्यादा स्वेटिंग ग्लैंड पाई जाती हैं, आप बताओगे हमारी हथेली में। हमारी हथेली में ऐसा कहा जाता है कम से कम 40 से 50 हजार स्वेटिंग ग्लैंड पाई जाती हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो याद रखिएगा हमारी हथेली में बहुत पसीना आता है, बहुत जल्दी आ जाता है, तो इस पार्ट में सबसे ज़्यादा स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। चलो 3 एग्जाम्पल हो गए मैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आइएगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड, टीयर का मतलब क्या होता है बच्चों, आंसू बनाने वाली ग्रंथि। आंसू बने कहाँ, अंदर, आंख के अंदर, निकले कहाँ, बाहर। आंसू बनाने वाली ग्रंथि, तो आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम भी तो कुछ होगा मैम। यस, इनको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। इनको क्या बोलते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम क्या होता है या अश्रु ग्रंथि का नाम क्या होता है, आप बता दीजिएगा। लैक्राइमल ग्रंथि नाम होता है। आंसू कहाँ बनते हैं, आंख में, तो इनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, आंख होनी चाहिए मैम। समझ में आ रहा है, आंसू कहाँ बने, आंख में, निकले कहाँ, बाहर, तो क्या हो गया, वो जूस। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल आता है बच्चों आपका 5 नंबर पे। जो एग्जाम्पल आता है उसको आप बोलते हैं मैम सो गए थे। कौन सो गए थे, मतलब क्यों सो गए, कहने का मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे हैं, सो गए थे। सुनील यादव कह रहे हैं मैम हम सो गए थे। अरे बाबा इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, आप अगर सोओगे तो कैसे काम चलेगा आपका। चलो चले नेक्स्ट चले, चलो मैम ओके चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पर एक्सो का। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इनको हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथियां या इनको कहा जाता है अमाशय ग्रंथियां। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, तो आप बताओगे गैस कहाँ होता है, मैं पेट में होता है, तो ऐसे याद रख लो। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती हैं, स्टमक में होती हैं, पेट में होती हैं, है ना। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, पेट में। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड को यहाँ क्यों रखा, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चों एंजाइम बनाती हैं। एक रेनिन बनता है, एक पेप्सिन बनता है, ये सब बनाती हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात आप याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसका एग्जाम्पल होती हैं, एक्सो का। क्यों होती हैं, क्योंकि एक्सो में क्या बनता है बच्चों, एंजाइम या जूस बनता है, इसलिए आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका एग्जाम्पल बन जाती हैं, एक्सोक्राइन का बन जाती हैं। नेक्स्ट सुनो आप, यहाँ पर 6 नंबर पे जो आती हैं बच्चों, वो आती हैं मैमरी ग्लैंड्स। वो कौन सी आती हैं, मैमरी ग्लैंड्स आती हैं। और मैमरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, आप बताएंगे। मैमरी ग्लैंड्स होती हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड कौन सी है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। हिंदी में क्या हो जाएगा, दूध बनाने वाली ग्रंथियां, दूध बनाने वाली ग्रंथियां। और ये ग्रंथियां सिर्फ किस में पाई जाती हैं, ओनली प्रेजेंट इन फीमेल्स। ये सिर्फ लड़कियों में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और ये कहाँ होती हैं, ये चेस्ट वाले पार्ट में होती हैं। अब आपने दूध को यहाँ पर क्यों लिखा, दूध बनाने वाली ग्रंथियों को आपने यहाँ पर क्यों लिखा, ये आपके लिए मेन पॉइंट है। क्योंकि दूध बनता अंदर है और निकलता कहाँ है, बाहर। मदर अपने बच्चे को फीडिंग तो बाहर करवाती है ना, तो दूध कहाँ, अंदर बना, बाहर निकला, तो दूध वाला क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन हो जाएगा। एंड लास्ट यहाँ पर एग्जाम्पल आता है बच्चों 7 नंबर पे।
जो लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों वो है यहाँ पर पैनक्रियास। वो क्या है? पैनक्रियास। पैनक्रियास अग्नाशय ग्रंथि, क्योंकि पैनक्रियास जूस भी बनाती है और जो पैनक्रियास है वो क्या बनाती है आप बताएंगे? पैनक्रियास जूस भी बनाती है और एंजाइम भी बनाती है। हालांकि पैनक्रियास तो हार्मोन भी बनाती है, बट हम यहाँ पर एक्सो पढ़ रहे हैं तो आपको दो ही याद रखने हैं। और पैनक्रियास कहाँ होती है? जहाँ लीवर होता है उसी के पास में पैनक्रियास होती है। एब्डोमिनल वाले पार्ट में, उदर वाले पार्ट में क्या होता है? आपका अग्नाशय होता है, आपका पैनक्रियास होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है? ये 7 आपके एग्जाम्पल हैं एक्सोक्राइन के। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अलग अलग पेन से आपको मार्क करके अलग कलर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने क्या पढ़ा अभी तक। तो मैंने पढ़ाया कि हमारे बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बच्चों, जो या तो जूस बनाएंगी या एंजाइम बनाएंगी। वो बनेगा अंदर, निकलेगा बाहर, वो क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन कहलाती हैं। नंबर 1 पे आता है लीवर। लीवर क्यों लिखा? क्योंकि लीवर बाइल जूस बनाता है। लीवर कहाँ होता है? एब्डोमिनल वाले पार्ट में। नंबर 2 पे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा बनाती हैं। सलाइवा में एंजाइम माउथ में होती हैं। नंबर 3 पे स्वेटिंग ग्लैंड या सबासियस ग्लैंड, वो पसीना बनाती है और पसीने को जूस कहा जाता है और वो स्किन में होती हैं। नंबर 4 पे टीयर ग्लैंड, आंसू बनाती हैं, जिनका नाम लेक्राइमल होता है और जो कहाँ होती हैं? आंखों में होती हैं। नंबर 5 पे आती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो एंजाइम बनाती हैं, कहाँ होती हैं? स्टमक में होती हैं। नंबर 6 पे आती हैं मैमरी ग्लैंड्स, जो दूध बनाती हैं। दूध बनाने वाली सिर्फ किस में होती हैं? लड़कियों में। कहाँ? चेस्ट में। नंबर 7 पे पैनक्रियास, जो जूस एंजाइम बना सकती हैं, होती कहाँ है? एब्डोमिनल वाले पार्ट में। तो ये आपके 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल थे, तो आपको अच्छे से आपको पढ़ने हैं। अब बच्चों नंबर 2 पे आते हैं कि मैम कौन कौन सी एंडोक्राइन होती हैं। तो नेक्स्ट आप लिखोगे एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आप मेरे डाउट नहीं लेती हैं। बच्चा ये डाउट क्लास नहीं है, ये थ्योरी क्लास है। अगर आपको डाउट है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका रिप्लाई करूं तो अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है डाउट कैसे पूछें आपसे। तो सोनू मैं आपको बता देती हूँ, आप डाउट पूछने के लिए फेसबुक पेज को आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का, मेरा जो फेसबुक पेज है उसका नाम है साइंस विद काजल सिहाग। आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए और आपके जो भी डाउट हैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के, तो आप प्लीज़ इस पे आप मुझे मैसेज कर दें, साइंस विद काजल सिहाग। आप उस पेज को लाइक कर लें, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो साइंस विद काजल सिहाग, आप इस पेज को, फेसबुक पेज को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस पेज को लाइक करके आपके पास जितने भी मैसेज हैं, जो भी आपके डाउट हैं, आप मुझे भेज सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होती हूँ सारे बच्चों के डाउट मैं वहाँ पर लेती हूँ और अच्छे से मैं उनके रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे भी आपके डाउट है आप इंस्टाग्राम पे काजल सिहाग नाम से सर्च करेंगे तो आपको मैं वहाँ पर भी मिल जाऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपके डाउट नहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल लेती हूँ डाउट, बट बच्चों यहाँ पर मैं डाउट नहीं ले सकती ना, क्योंकि यहाँ पर डाउट लूँगी तो फिर थ्योरी कैसे पढ़ाऊँगी। ओके, वैसे तो बहुत कम डाउट छूटते हैं आप लोगों के, बट फिर भी मुझे जेन्युइन डाउट लगता है वो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए या फेसबुक पेज साइंस विद काजल सिहाग पर आप मुझे अपने कमेंट या अपने लाइक जो भी आप करके उसको मुझे फॉलो करके आप मुझे यहाँ पर अपने कमेंट छोड़ सकते हैं जो आपको डाउट है। ठीक है बच्चा, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर मुझे मिलेंगे और यहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, एंडो का मतलब होता है अंदर, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाती हैं बच्चों? मतलब मैम एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन बनाती हैं और हार्मोन्स कहाँ मिक्स्ड होते हैं? हमारे खून में ही मिक्स्ड हो जाते हैं, हमारे ब्लड में ही मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? आप बताएंगे ह्यूमन बॉडी में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। मानव के शरीर में 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो आपको इनके नाम ही याद करने हैं। दूसरी बात, आपको इनकी लोकेशन पता होना चाहिए। मैंने कहा हमारे सिस्टम का, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चा अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक मैंने एक्सो के एग्जाम्पल लोकेशन करवा दी है जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, बट डिटेल में जो पढ़ना है वो आपको ये पढ़ना है, ये मान के चलिए।
तो सबसे पहले देखते हैं 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। तो आप ना ऐसे स्टार्ट करो, ऊपर से स्टार्ट करो। ऊपर का मतलब है ये आपका क्रैनियल वाला पार्ट है, खोपड़ी वाला, इसके अंदर आपका दिमाग है, दिमाग के अंदर भी आपके ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे हम। तो सबसे पहला आप बताएंगे कि हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले का नाम लिखो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। एक नंबर पे लिखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड। थोड़े नाम अजीब से हैं बट बच्चा सारे पढ़ने में इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। सीजीएल सीपीयू में भी क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, स्टेट पीसीएस में भी आते हैं। तो सबसे पहला लिखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि। एक एक करके पढ़ेंगे हम डिटेल में। दूसरी लिखेंगे आप पिट्यूटरी ग्लैंड। इस नाम से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड हिंदी में बोलेंगे इसको, हिंदी में थोड़ा सा नाम इसका पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर पे लिखेंगे आप पीनियल बॉडी ग्लैंड। 3 नंबर पे जो आती है वो आती है पीनियल बॉडी ग्लैंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों पीनियल काय ग्रंथि। हिंदी में इसका नाम होता है पीनियल काय ग्रंथि। ओके, पीनियल बॉडी को काय, जैसे काया होता है ना वैसे बोलते हैं ना, पीनियल काय ग्रंथि। अब मैम ये तीनों कहाँ हैं? तो आप इन तीनों के आगे एरो लगाकर इनकी लोकेशन लिखने का कष्ट करें। ये सब होती हैं हमारे ब्रेन में। एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा ग्रंथियां कहाँ होती हैं? आप बताएंगे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसके इस इंसान के दिमाग में होती हैं। कितनी? तो 3 होती हैं। तो 3 हमारे ब्रेन में होती हैं। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल बॉडी ग्लैंड। ओके मैम, कूफर सेल क्या होती हैं? कूफर सेल बच्चों आपके लीवर में होती हैं, जो फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। आगे पढ़ाएंगे आपको। चलो नेक्स्ट 4 नंबर पे ये ब्रेन कंप्लीट हो गया। अब आपके फेस वाला पार्ट आता है। फेस पे कोई भी एंडोक्राइन नहीं होती। अब आता है आपके गले वाला पार्ट, ठीक है। चलिए, तो अब आपके गले वाले, मैम लास्ट क्लास में प्लास्टिड पढ़ाया गया था क्या? प्लास्टिड पढ़ा दिया है मैंने, गुलशन कुमार गुप्ता, ठीक है। चलिए, तो 4 नंबर पे आपके गले वाला पार्ट आता है। और गले में कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। गले में एक होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। सबसे पहली होती है आपकी गले में थायराइड ग्लैंड, और इसको हिंदी में कहते हैं अवटु ग्रंथि। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, अवटु ग्रंथि कहाँ होती है? आप बताएंगे हमारे गले में होती हैं। 5 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी कौन सी होती है गले में? आप बताएंगे पैराथायरॉइड। दूसरी कौन सी होती है बच्चों? पैराथायरॉइड ग्लैंड, और हिंदी में सेम नाम होगा, इसको पैराथायरॉइड ही कहेंगे। और ये दोनों की लोकेशन कहाँ है? तो आप आगे इसका एरो लगाकर आप लिख दो, ये हमारे थ्रोट में होती हैं, ये हमारे गले में होती हैं। थ्रोट में कितनी है बच्चों? 2, गले वाले भाग में 2, ब्रेन वाले भाग में 3। अब नेक्स्ट आती है आपकी, गले के बाद आता है आपका चेस्ट वाला पार्ट, और चेस्ट में एक ही ग्रंथि होती है, दैट इज थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। हिंदी में सेम नाम होगा, थाइमस ग्रंथि ही बोलेंगे इसको। गले में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। और ये कहाँ होती है? इसके आगे आप इसकी लोकेशन लिख सकते हैं कि ये हमारे चेस्ट कैविटी में होती है, ये हमारे छाती वाले भाग में होती है, चेस्ट कैविटी में होती है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, अब आपका पेट वाला पार्ट आएगा चेस्ट के बाद। तो पेट वाले पार्ट में जो होती है बच्चों, उसमें पहली ग्लैंड है आपकी यहाँ पर पैनक्रियास। अगेन मैम आपने पैनक्रियास क्यों लिखा? तो आप बताओगे क्योंकि पैनक्रियास तो मिक्स्ड है, वो तो एक्सो एंडो दोनों के एग्जाम्पल में आती है, तो दोनों में लिख सकते हैं हम, है ना। तो इसकी लोकेशन लिखने के लिए आप क्या लिखोगे? एब्डोमिनल टर्म यूज करोगे। एब्डोमिनल का मतलब होता है उदर। एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है? उदर, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आपका पेट के बाद ये वाला भाग आता है, यहाँ पर आपकी किडनीज होती हैं, और इन किडनियों के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है। और कौन सी ग्रंथि है? तो वो अभी उसका नाम लिखते हैं हम। तो नेक्स्ट ग्लैंड आपकी यहाँ पर है, वो है एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है बच्चों? 8 नंबर पे। 8 नंबर पे जो आती है वो आती है एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों अधिवृक्क। अधि का मतलब होता है ऊपर की साइड, वृक्क का मतलब होता है किडनी, किडनी के ऊपर जो पाई जाती है। और इसकी लोकेशन लिख दो, ऑन द अपर साइड ऑफ किडनीज, ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी, किडनियों के ऊपर। पेयर में होती हैं, एक लेफ्ट वाली किडनी के ऊपर, एक राइट वाली किडनी के ऊपर। तो ये 8 नंबर हो गई। नेक्स्ट और लास्ट एंडोक्राइन का एग्जाम्पल आती है बच्चों गोनेड्स।
नेक्स्ट आती है गोनेड्स, और इसको बोलते हैं लैंगिक जनन ग्रंथियां। जो ग्रंथियां जनन में काम आती हैं, जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, लैंगिक जनन ग्रंथियां मेल में मेल वाली होगी, फीमेल में फीमेल वाली होगी। ये कहाँ होती हैं? तो जहां हमारी आंतें खत्म होती हैं उसके नीचे। ठीक है, आप लिखेंगे बिलो इंटेस्टाइन, इसको लिखेंगे आप बिलो इंटेस्टाइन। कहाँ होती है? बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे। जो आपकी छोटी आंत और वो जो बड़ी आंत है उसके नीचे होती हैं, आंतों के नीचे। तो ये क्या है? ये मैम हमारी 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है। एक बार फिर रिपीट करो मैम कौन कौन सी, तो आप ध्यान से सुनो मैम ने कौन कौन सी पढ़ाई है। देखिए ये 9 नाम लिखवाए हैं मैम ने, और 9 के 9 डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी एक्सो है, कौन कौन सी एंडो है। नंबर 1 पे हाइपोथैलेमस, वो भी ब्रेन में होती है। नंबर 2 पे पिट्यूटरी, ये भी ब्रेन में होती है। नंबर 3 पे पीनियल बॉडी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में होती है। ब्रेन में कितनी है? 3। उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड गले में कितनी है? 2। उसके बाद चेस्ट वाली कौन सी? थाइमस, कहाँ होती है? छाती में 1। उसके बाद पैनक्रियास, पैनक्रियास क्यों लिखा? क्योंकि पैनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है, वो एक्सो में भी पढ़ना है और वो एंडो में भी पढ़ना है। ठीक है, कहाँ होगी? एब्डोमिनल वाले पार्ट में। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होगी? किडनी के ऊपर। गोनेड्स, लैंगिक जनन ग्रंथियां कहाँ होगी? आंतों के नीचे। तो ये आपकी 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, 7 मैंने एग्जाम्पल लिखवाए एक्सो के, 9 एग्जाम्पल लिखाए मैंने एंडो के। अब ये आपको एक एक करके सारी डिटेल में पढ़नी है बच्चों। जब ये डिटेल में पढ़ोगे ना, तब आपका चैप्टर खत्म होगा। कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम। तब आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट होगा? एंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टार्ट करें हम एक एक करके। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आप कैसे डील करोगे क्वेश्चन से? देखो यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, कौन सी ग्लैंड छोटी है, कौन सी बड़ी है ना? एक्सो में कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, एंडो में कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसका आकार कैसा है। ये क्वेश्चन तो वन लाइनर है। फिर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बनता है, उस हार्मोन का काम क्या है, अगर वो हार्मोन कम बन गया तो क्या, अगर वो हार्मोन ज्यादा बन गया तो क्या। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली एनडीए, सीडीएस और आपके ये जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तब एक एक करके हमें स्टार्ट करनी है, ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सारी की सारी ग्लैंड आपको पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ आपको वन लाइनर पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम एक एक करके सारी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कौन कौन से आप अपने कॉपी में की पॉइंट्स लगा के लिखेंगे या आप शॉर्ट नोट बना के लिखेंगे। जो मैम आपको कुछ लिखवाने जा रही है पॉइंट्स, ऐसे एरो बना बना के आप अपने कॉपी में नोट करेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल सीपीओ पटवारी में ये सब डिमांड होती है इन सब की। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि कौन सी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी बहिश्रावी कौन सी है तो आप बताएंगे वो लीवर होती है। लीवर होती है, ऑलमोस्ट 1.5 से 1.7 किलोग्राम का लीवर होता है आपका। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, आप बता देंगे कौन सी हो गई, लीवर हो गया। नेक्स्ट, जैसे इसका ऑपोजिट स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन कौन सी होती है, सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। आप बताएंगे कि सबसे छोटी जो होती है बच्चों वो होती है आपकी टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड का मतलब कौन सी है, आंसू बनाने वाली। तो याद रखिएगा सबसे छोटी आंसू बनाने वाली। एक्सो में, एक्सो की बात हो रही है ना, एंडो की बात तो नहीं हो रही है। तो एक्सो में सबसे छोटी कौन सी हो गई, टीयर ग्लैंड। सबसे बड़ी कौन सी हो गई बच्चों, वो हमारा लीवर हो गया। नेक्स्ट आता है कि लार्जेस्ट एंडो में कौन सी होनी चाहिए। भाई एंडो भी तो है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन कौन सी होनी चाहिए। तो आप बताएंगे कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन सबसे बड़ी अंतःस्रावी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, और इसका नाम होता है बच्चों थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी एंडो में पूछे तो आप क्या बताएंगे, वो थायराइड ग्लैंड है और वो कहाँ होती है, हमारे गले में होती है। नेक्स्ट, जस्ट इसका ऑपोजिट स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन कौन सी होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। आप बताएंगे सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी।
जो 9 बताइए ना, 9 में सबसे छोटी कौन सी है? आप बताएंगे वो होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड। पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल काय ग्रंथि सबसे छोटी ग्लैंड होती है। ठीक है, किस में? एंडो में। एक्सो की बात नहीं कर रहे हैं ना हम, पीनियल बॉडी ग्लैंड। नेक्स्ट आता है बच्चों सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन। सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन अगर आपसे पूछा जा रहा है, मतलब दूसरे स्थान पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आप बताएंगे दूसरे स्थान पर जो सबसे छोटी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है बच्चों आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि दूसरे स्थान पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब बच्चों कभी कभी देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी होती है। वहां पर पीनियल बॉडी ग्लैंड एग्जाम्पल नहीं होता है, वहां पर पीनियल बॉडी ग्लैंड की जगह डायरेक्ट लिखा हुआ होता है कौन सा? पिट्यूटरी। तो आप पिट्यूटरी सही कर देना भाई। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो हम कौन सा सही करेंगे? अगर ऑप्शन में दोनों हैं, अगर ऑप्शन में दोनों हैं, पीनियल भी है पिट्यूटरी भी है, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? आप प्रायोरिटी दोगे पीनियल बॉडी ग्लैंड को। बट मान लो बच्चों कि आपके ऑप्शन में पीनियल बॉडी ग्लैंड नहीं है, पिट्यूटरी है, तो आप किसको करेक्ट कर दोगे? आप किसको करेक्ट कर दोगे? आप कर दोगे आप किसको सही करोगे? आप पिट्यूटरी को करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, आप नेक्स्ट एरो लगा के लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो एच आकार की होती है, जो एच शेप ग्लैंड होती है, एच के जैसी होती है, या ऐसे लगेगा कि वो बटरफ्लाई के जैसी है। ऐसा लगेगा कि आप बटरफ्लाई देख रहे हैं, आप तितली देख रहे हैं, तितली की जैसी या एच आकार के जैसी। देखो कैसे, ऐसे से बनी हुई होती है, अगर आप देखोगे ना ऐसी सी, ऐसा लगेगा ये तितली सी, ऐसा लगेगा। तो आपसे पूछे एच शेप ग्लैंड या बटरफ्लाई के जैसी कौन सी होती है, आपका आंसर क्या आएगा? थायरॉइड होती है। आपका आंसर क्या आएगा? थायरॉइड ग्लैंड होती है, वो थायरॉइड ग्रंथि है जो एच के आकार की जैसी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हाँ देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आया बच्चों कि अच्छा क्लास ऑडियो वीडियो चल रहा है ना, बच्चों के कमेंट आना बंद हो गए, क्लास सही चल रही है? एक बार बताइएगा, कमेंट आने बंद हो गए। मैं पानी पीती हूँ तो मुझे रिप्लाई कीजिए, क्लास सही चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतनी देर से बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे। ओके क्लास सही चल रही, ओके ओके ओके, चलो 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 चलो, बहुत सारे कमेंट आ गए। ओके ओके, मुझे लगा देख नहीं रहे बच्चे है ना। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो उम्र के साथ छोटी होती जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वो उम्र के साथ उसका साइज घटता जाता है, उसका आकार छोटा होता जाता है। सिर्फ एक ही है, उसका साइज छोटा होता जाता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उसका साइज छोटा होता जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी ग्रंथि है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका साइज छोटा होता जाएगा। सिर्फ एक ग्लैंड है बच्चों, दैट इज थाइमस ग्लैंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, और मैं बताऊं कब घटता है, ऐसा कहा जाता है आफ्टर 26 ईयर। जब आप 26 साल के हो जाओगे तो इसका साइज थोड़ा धीरे 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 छोटा होता जाएगा। तो आफ्टर 26 years the size of thymus gland is decreases on passes years। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 26 साल के बाद इसका साइज घटता जाएगा। चलो ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसके अलावा क्या क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एक ग्लैंड है, उसके बहुत सारे नाम हैं। कौन कौन से देखो,
आपसे पूछे कि कौन सी ग्रंथि है जिसको आप इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, कौन सी ग्रंथि है जिसको आप इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, या इसका नाम होता है बॉडीगार्ड ग्लैंड। मैं सब बताऊंगी कि क्यों बोलते हैं, ये नाम क्यों पड़े हैं, किसने कैसे ये नाम पड़ गए इनके, है ना। बॉडीगार्ड ग्लैंड, जैसे बॉडीगार्ड किसी की सुरक्षा करता है वैसे ये सुरक्षा करती है। इमरजेंसी का हिंदी में मतलब क्या होता है, आपातकालीन ग्रंथि। भाई वो कौन सी ग्रंथि है जो इमरजेंसी लगने पर अपने हार्मोन सिक्रीट करती है, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करती हैं। मैम थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, चेस्ट में होती है बच्चा। ओके चलिए, या पूछे आपसे डू और डाई ग्लैंड, या तो करो या मरो, या तो कर जाओ या मर जाओ, भाई एक ही काम करो, करो या मरो, है ना। ये सारे नाम पूछा जाए बच्चों तो आप बताएंगे ये सारे नाम होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के। कौन सी ग्लैंड के, एड्रीनल ग्लैंड के, और जो कहाँ पाई जाती है, जो हमारे किडनीज के अपर भाग में होती है। मैम थाइमस होता क्या, डोंट वरी, अभी एक एक करके सब पढ़ाएंगे, आप थोड़ा वेट तो कीजिए, पेशेंस रखिए। अभी तो सिर्फ मैं आपको की पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, अभी तो हम डिटेल में एक एक पढ़ेंगे, बहुत डिटेल वाला चैप्टर है ये, ठीक है। तो आप पीएमटी वगैरह के एग्जाम में बच्चों को जो फाउंडेशन क्लासेस होती है उसमें बहुत अच्छे से करते हैं ना। चलो तो याद रखिएगा कि थाइमस ग्लैंड जो आपकी इमरजेंसी ग्लैंड होती है उसको आप बॉडीगार्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, करो या मरो बोलते हैं, और वो नाम क्या होता है, वो नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड के। ये आपके कुछ की पॉइंट्स थे, है ना। अब बात आती है एक एक करके हमें सारी की सारी ग्लैंड पढ़ने हैं, ठीक है। तो पढ़े हम एक एक करके सारी ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो ग्लैंड पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी थायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो एक नंबर डाल के लिखें आप थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले लिखनी है आपको थायराइड ग्लैंड, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्रंथि, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड या अवटु ग्रंथि के बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, सही चल रहा है भूषण कुमार, ऐसा तो नहीं है कुछ बच्चे के ऊपर से जा रहा हो, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। तो आप एक बार वापस क्लास रिपीट करना, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक नंबर डाल के लिखेंगे आप थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आप बता देंगे हमारे गले में होती है। कैसी दिखेगी मैम, ऐसी दिखेगी, अभी मैम ने बताया था कि ऐसी दिखेगी आपको, है ना, ऐसी दिखेगी, ऐसा लगेगा एच बना हुआ है, या ऐसा लगेगा जैसे बटरफ्लाई जैसी है, ऐसी दिखेगी आपको गले में, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। क्वेश्चन पूछे कि भाई गले में कौन सी ग्रंथि होती है, आप बताएंगे थायराइड। किसके आकार की जैसी होती है, तितली के आकार के जैसी या एच आकार की जैसी होती है। नेक्स्ट मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए, तो आप उसका आंसर क्या दोगे, वो थायराइड ग्लैंड ही दोगे। क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे आप, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड गले में होगी, हमारा जो विंड पाइप होती है उसी के साथ अटैच्ड होती है, और आप बताओगे ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब बात आती है ये क्या रिलीज करती है, आप बताओगे ये हार्मोन्स रिलीज करती है। क्या बनाती है ये, हार्मोन बनाती है। एक बार फिर बोलो क्या बनाती है ये, हार्मोन। अब यहां से क्वेश्चन बना कि मैम कौन कौन से हार्मोन बनाती हैं, इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या है मैम, अगर ये हार्मोन्स नहीं बनाएगी तो क्या हो जाएगा, और अगर ये हार्मोन ज्यादा बना देगी तो क्या हो जाएगा। ये सारे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला आप याद रखेंगे कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन बनाती है, उन हार्मोन को आप बोलते हो थायराइड हार्मोन्स। आपसे पूछ ले थायराइड हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि से क्रिएट करती है, आप बता दोगे थायराइड हार्मोन्स कौन बनाती है, थायराइड ग्रंथि बनाती है। थायराइड ग्रंथि क्या बनाती है, थायराइड हार्मोन्स बनाती है बच्चों। अब थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आप बताओगे थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। ये आपको नाम याद रखने हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। लिखिए कौन कौन से हार्मोन होते हैं। थायराइड हार्मोन एक को कहा जाता है T3 और एक को कहा जाता है T4। देखो बच्चों
बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स बनाती हैं, पर मैं आपको यहाँ पर आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ छोटा सा, कि थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन भी बनाती है, बट इसके साथ ये एक हार्मोन और भी सिक्रीट करती है। कौन सा? तो आप ऐसे बॉक्स बनाकर आप उसको लिखेंगे कि ये एक हार्मोन और भी बनाती है, जिसको बोलते हैं आप कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। वो बात अलग है बच्चों कि 98% में थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 और सिर्फ 2% में कैल्सीटोनिन हार्मोन बनाती है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कैल्सीटोनिन हार्मोन कौन बनाती है, आप बताओगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन कौन बनाती है? थायराइड हार्मोन भी थायराइड ग्लैंड बनाती है। और थायराइड हार्मोन बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है T3 और एक होता है T4। अब इन T3 और T4 के जो केमिकल नेम्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं। देखिए T3 को क्या कहा जाता है? देखो T3 को क्या कहा जाता है? T3 को नाम दिया जाता है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन। T3 का नाम जो होता है उसको कहा जाता है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन। ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है, आप बताएंगे वो T3 होता है। T4 को क्या बोलते हैं मैम? T4 का सिंपली नाम होता है, उसको थायरोक्सिन ही बोलते हैं। ठीक है, T4 को आप थायरोक्सिन बोल दो, T3 को आप ट्राई आयोडोथायरोक्सिन का नाम दे दो। ठीक है बच्चों, तो ये आपके T3 और T4। अब बात आती है कि मैम ये क्या काम करते हैं? ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है या आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं, इसको भूल जाओ बच्चों, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कैल्सीटोनिन को आप एक बार भूल जाइए, पहले हम पढ़ेंगे कि ये T3 और T4 के फंक्शंस क्या हैं। इन दोनों के एक साथ लिखिए फंक्शंस, इनके कार्य क्या है, क्या काम करते हैं हमारे बॉडी में। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज करने का काम कौन सा हार्मोन करते हैं, आप बताते हैं वो थायराइड हार्मोन करते हैं। लिखिएगा जरा इनके काम, लिखिएगा क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला काम लिखिए, इट स्टिमुलेट मेटाबॉलिक रेट। इट स्टिमुलेट मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट, इट स्टिमुलेट मेटाबॉलिक रेट। हिंदी में आप लिखेंगे ये क्या काम करती है? देखिए हिंदी में आप लिखेंगे कि उपापचयन गति को बढ़ाता है। उपापचयन गति को बढ़ाते हैं, ये उपापचयन गति को बढ़ाते हैं, को इंक्रीज करने का काम करते हैं, को बढ़ाते हैं। बात ये आती है कि उपापचयन रेट क्या होती है, मेटाबॉलिक रेट क्या होती है। जितनी भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उन सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इंक्रीज करने का काम करती हैं ये। जैसे डाइजेशन हो गया, पाचन की क्रिया को बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया है ना, ये सब आपके याद रखने हैं आपको कि ये सारी रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनकी रेट को इंक्रीज करने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, वो T3 एंड T4 हार्मोन होते हैं। और बच्चों इसको अंडरलाइन करके लिखना, ये क्वेश्चन बहुत एनडीए के एग्जाम में भी पूछा है इसी बार कि मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने वाले ग्रंथि कौन सी है, आप बताओगे वो थायराइड ग्रंथि है। वो हार्मोन्स कौन से हैं, वो थायरोक्सिन हार्मोन्स हैं, उनके नाम क्या है, T3 एंड T4। तो पहला क्वेश्चन आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया है कि T3 और T4 स्टिमुलेट मेटाबॉलिक रेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, है ना, स्टिमुलेट करना। बोलते ना मैं स्टिमुलेट हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया था स्टिमुलेट होकर। ठीक है, तो पहला काम यहाँ पर आपका ये है। दूसरा देखो, दूसरा ये हार्मोन क्या काम करते हैं, इट हेल्प्स इन वाटर बैलेंसिंग। इन वाटर बैलेंसिंग, हमारे शरीर में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखते हैं। हमारे शरीर में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाने का काम करते हैं। पानी की मात्रा पर
संतुलन बनाने का काम करते हैं कौन से हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का काम होता है बच्चों कौन से हार्मोन्स का? आप बता दीजिएगा वो कौन से हार्मोन्स हैं? वो थायरोक्सिन हार्मोन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखेंगे एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट लिखवा रही हूं मैं, आप इसको स्टार बना के लिख सकते हैं। स्टार का मतलब होता है जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे आयोडीन मिनरल, आयोडीन मिनरल is helpful in formation of thyroxine hormones, in formation of thyroxine hormones। क्या मतलब हो गया बच्चों इसका? इसका मतलब हो गया बच्चों जो आयोडीन खनिज पदार्थ है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। हिंदी में लिखना, आयोडीन खनिज पदार्थ थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक मिनरल कौन सा है? आयोडीन। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मिनरल है, वो कौन सा खनिज पदार्थ है जो थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। वो कौन सा है? आयोडीन। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है, सोडियम क्लोराइड से मिलता है। हम लोग वही नमक खाते हैं जिसके अंदर आयोडीन की मात्रा भरपूर होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? भरपूर होती है, आयोडीन मिनरल की मात्रा भरपूर होती है। और अगर आपके बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो बच्चों हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमें एक बीमारी हो जाती है जिस बीमारी का नाम है गोइटर, जिसको आप क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं? घेंगा रोग या गलगंड रोग बोलते हैं। गले वाला पार्ट सूज जाएगा, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगी और धीरे 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 आपके गले वाले पार्ट में पानी भर जाएगा, पस भर जाएगा, गले वाला पार्ट सूज जाएगा और आपका डॉक्टर जो गले वाला पार्ट है इसको कट भी कर सकता है ताकि आगे आपको वो इन्फेक्शन ना हो। तो याद रखिएगा, आयोडीन हमें नमक से मिलता है और ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। आयोडीन की कमी हो गई तो हमें गोइटर या घेंगा या गलगंड रोग हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करना, पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना कौन काम करते हैं? T3 एंड T4। और T3 एंड T4 जो होते हैं, मैथ स्पेशल 2 की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, डोंट वरी, आप जाके चेक कीजिए, मैंने बढ़वा दी है। ठीक है, ये बात थी बच्चों T3 एंड T4 हार्मोन्स की। अब बात आती है, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए अगर नहीं आया है तो, कि अगर ये हार्मोन्स कम हो गए तो क्या हो जाएगा मैम, है ना? ये हार्मोन्स, बच्चा कोई भी बैच आप परचेज करते हैं, जब वो बैच की लास्ट क्लास होती है तो उसके 2 महीने बाद तक अपने पास वीडियोस होती हैं। ठीक है, अब बात है कि मैम अगर ये हार्मोन्स कम हो गई तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो आप लिखेंगे हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन किसका है? ये थायरोक्सिन हार्मोन का। हाइपो को कहते हैं अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, कि अल्प श्रावण से क्या हो जाएगा और हाइपर सिक्रेशन से क्या हो जाएगा? हाइपो और हाइपर सिक्रेशन से क्या हो सकता है? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अगर ये हार्मोन कम बने तो क्या, अगर ये हार्मोन ज्यादा बने तो क्या? एक बात याद रखना, जब भी हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस, जब भी हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब तब हमें बीमारियां होती हैं। तो मैम क्या ये कह सकते हैं कि अगर हार्मोन बैलेंस्ड रहे तो हमें बीमारी नहीं होगी? यस, बहुत सारी डिजीज हैं जो हार्मोन के इम्बैलेंस से हमें हो जाती हैं। जैसे अब आप बहुत सारी पढ़ने वाले हो तो अब आपको देखना है कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बने तो क्या और ज्यादा बने तो क्या। तो पहले कौन सा देखें, कम देखें या ज्यादा देखें? चलो सबसे पहले देखते हैं हाइपोसिक्रेशन से क्या हो जाता है। इसके हाइपोसिक्रेशन से सबसे पहली बीमारी है जिसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। सबसे पहली बीमारी है, इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म और हिंदी में बोलते हैं जड़ वामनता। जड़ वामनता स्टेट पीसीएस एनडीए सीडीएस के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो क्रेटिनिज्म है वो कौन से हार्मोन के इम्बैलेंस होने से होता है? वो थायरोक्सिन हार्मोन के। कम से या ज्यादा से? आप बताएंगे वो कम से होता है। वो
आप बताएंगे हाइपोसिक्रेशन से होता है। ठीक है, अब बात आती है कि बच्चों इसमें क्या हो जाता है। नॉर्मली ये चाइल्ड में होता है, ये बच्चों में होता है, और इस बीमारी में बच्चे का मानसिक और शारीरिक तौर पर विकास रुक जाता है। मानसिक और शारीरिक तौर पर बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाएगा और वो बच्चे मंद बुद्धि के हो जाएंगे। मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, जो उसका मेंटल स्टेट लेवल और जो फिजिकली जो बच्चे का बॉडी का जो शेप है या आपका फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, और एक तरीके के वो बच्चे मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो मंद बुद्धि के बच्चे हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन बैलेंस नहीं रहा, अगर वो कम बन गया, तो बच्चे मानसिक और शारीरिक तौर पे कमजोर हो सकते हैं, वो मंद बुद्धि के बच्चे हो सकते हैं। और इस बीमारी को कहा जाता है क्या? क्रेटिनिज्म। क्या कहा जाता है? क्रेटिनिज्म। दूसरा, अगर कम हो गया तो बच्चों दूसरी बीमारी आप लिख सकते हैं कि गोइटर भी हो सकता है ना। कम हुआ तो आप क्या लिख देंगे? गलगंड रोग। गले वाला पार्ट सूज जाएगा, गले वाले पार्ट में स्वेलिंग होकर पानी वगैरह पस वगैरह भर सकता है, और इंसान के गले वाले पार्ट में प्रॉपर तरीके से सांस लेने में भी दिक्कत होगी, खाना खाने में भी दिक्कत होगी। इसको बोलते हैं गोइटर रोग। तो याद रखिएगा, एक बीमारी थी जड़वामनता, दूसरी बीमारी थी गोइटर। नेक्स्ट डिजीज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं माइक्सोइडीमा। थोड़ा शॉर्ट कर दूं इसको, आपको दिखने में दिक्कत ना हो। चलिए, हाँ, नेक्स्ट डिजीज को बोलते हैं बच्चों माइक्सोइडीमा। माइक्सोइडेमा, माइक्सोइडेमा। ठीक है, तो नेक्स्ट बीमारी का नाम लिखेंगे माइक्सोइडेमा। सेम नाम हिंदी में है माइक्सोइडीमा। ईडीमा। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में बच्चों जब कम बनता है तो इंसान का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान की स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, उसकी त्वचा सूख जाती है, स्किन फटना स्टार्ट हो जाती है, स्किन के अंदर क्रैकिंग पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और इंसान का जो बॉडी वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉडी वेट विल बी इंक्रीज, बॉडी वेट बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो इंसान के शरीर का वजन बढ़ जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, और सूख कर उसमें क्रैकिंग दरारें से पड़ने लग जाती हैं। तो इस बीमारी को आप बोलते हैं माइक्सोइडेमा। क्या बोलते हैं? माइक्सोइडेमा। ठीक है, तो पहली कौन सी थी? क्रेटिनिज्म, दूसरी गोइटर, तीसरा माइक्सोइडेमा। नेक्स्ट जो बीमारी है बच्चों उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है हाशीमाटो डिजीज। ये बहुत बार पूछी हुई है। नेक्स्ट लिखेंगे हाशीमाटो डिजीज। हाशीमाटो डिजीज, हिंदी में इसको बोलते हैं हाशीमातो रोग। हिंदी में इसका नाम होता है हाशीमातो रोग, हाशीमाटो डिजीज। और ये बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में बच्चों मैं आपको बताऊं, इस बीमारी में जो आपके थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कम बनेंगे, क्योंकि हाइपर सिक्रेशन होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम बनते हैं तो जो थायरॉयड ग्लैंड है उसकी जो सेल्स होती है ना, सेल्स, कोशिकाएं, वो एक तरीके की जहरीली हो जाती हैं, उनमें जहर सा पैदा हो जाता है, जहरीली हो जाती हैं, और वो अपनी ही कोशिकाओं को मारने लग जाती हैं, अपनी सेल्स को डैमेज करने लग जाती हैं। क्या बोला मैंने? बोला कि जब थायरॉयड ग्लैंड की सेल्स के पास थायरॉक्सिन हार्मोन कम आते हैं तो थायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को मारने लग जाती हैं और वो जहरीली सी हो जाती हैं, मारने लग जाती हैं, और इस बीमारी को कहा जाता है सुसाइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। सुसाइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड की आत्महत्या। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि थायरॉयड ग्लैंड की आत्महत्या मतलब, अपने आत्महत्या का मतलब क्या होता है? अपने आप को मारना। तो अपनी ही सेल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हाशीमाटो डिजीज। और ऐसा कहा जाता है कि फिर इस बीमारी में आप जो भी दवाइयाँ खाओगे, आप पेन किलर्स खाओगे, वो दवाइयाँ एक जहर की तरह काम करने लग जाती हैं, आपके बॉडी में जहर की तरह काम करने लग जाती हैं, एक पॉइजन की तरह काम कर देती हैं। ठीक है, पूछिए बच्चा, क्या पूछ रहे हैं आप?
ठीक है, तो याद रखिएगा कि ड्वार्फिज्म कब होता है, पढ़ाएंगे, थोड़ा रुकिए, आप ड्वार्फिज्म के बारे में पढ़ाएंगे। तो हाशीमातो रोग में मैम जब हार्मोन्स कम बनते हैं तो इनकी सेल्स आपस में एक दूसरे को मारने लग जाती हैं और वो अपनी कोशिकाओं को, अपनी ग्रंथि को पचा देती हैं, सुसाइड कर देती हैं, और जब दवाइयाँ लेंगे तो वो जहर की तरह काम करती हैं। तो ये जो 4 बीमारियां थे बच्चों, वो किसकी वजह से थी? हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। कौन कौन सी? क्रेटिनिज्म, गॉइटर, माइक्सोइडेमा एंड आप बताएंगे कौन सी? हाशीमाटो डिजीज। अब बात आती है, अगर ये हार्मोन ज्यादा हो गए, ज्यादा को क्या बोलते हैं? हाइपर। अगर ये ज्यादा हो जाते हैं तो इंसान का वजन कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, इंसान का वजन कम हो जाता है, इंसान में थकान आ जाती है, बहुत जल्दी वो थक जाता है। तो ज्यादा होने से क्या हुआ बच्चों? आप बताएंगे। ज्यादा होने से वेट में कमी आती है, इंसान थक जाता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अमन सिंह राजपूत, मैं आपका कमेंट ले रही हूँ। आप बोल रहे हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच यहाँ नहीं आता है, जहाँ आएगा वहीं पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि थायराइड ग्लैंड से 2 प्रकार के हार्मोन्स बने थे। एक था बच्चों कौन सा? मैम नीट का कोई बैच लाइए जिसमें फुल डिटेल्स में बायो आप पढ़ाएं, आपके पढ़ाने से मुझे बहुत समझ में आता है। ठीक है, मैं कभी देखूंगी थोड़े दिनों में, होली के बाद। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। पॉइजन लेने के बाद पॉइजन कौन से ऑर्गन में जाता है? हमारे ब्लड में घुल जाता है पॉइजन, इसीलिए इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, चलो, तो आप याद रखिएगा कि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब दूसरी साइड पे जो हमने लिखा था कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो नेक्स्ट लिखेंगे थायराइड ग्लैंड से जो दूसरी तरफ हमने 2% में कौन सा पढ़ा था? कैल्सीटोनिन। तो ये आप नेक्स्ट लिखने का कोशिश करें कैल्सीटोनिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, ये कितने % में सिक्रीट करती है थायराइड ग्लैंड? सिर्फ 2% में, सिर्फ 2% में सिक्रीट करती है। ठीक हो, अब देखो ध्यान से, कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है आप ध्यान से समझ सकते हैं। कैल्सी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कैल्शियम। कैल्सी का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। और अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, हमारे बॉडी में कैल्शियम कहाँ कहाँ होता है? आप बताओगे कि हमारे बॉडी में कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है, बोन्स में होता है, हमारे दांतों में होता है, हमारे बालों में होता है, हमारे नेल्स में होता है, और हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है, हमारे खून में भी कैल्शियम होता है। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि आपके खून के अंदर भी कैल्शियम होता है। तो बच्चों, हमारी हड्डियां बनी किसकी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 05 की वैलिडिटी तो अभी रहेगी बच्चा, 2-2.5 महीने, अभी तक बैच खत्म नहीं हुआ ना, वो तो हो जाएगी। जीएस स्पेशल 5 की वैलिडिटी 1.5 महीने या 2 महीने की है अभी आपके पास। ठीक है, तो कैल्शियम कहाँ कहाँ है? हड्डियों में। हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों को बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो ये हार्मोन कब सिक्रीट होता है? देखो, जो नॉर्मल कंडीशन में ये हार्मोन नहीं निकलता है। ये हार्मोन कब निकलता है? जब आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी होती है, तब ये हार्मोन निकलता है। आपके खून में कैल्शियम पड़ा है ज्यादा। देखो बच्चों, एक्सेस कैल्शियम है। कहां पर है एक्सेस कैल्शियम? आपके ब्लड में है, आपके खून के अंदर कैल्शियम है, वो ज्यादा है। और यहां पर आपकी एक हड्डी है, मान लो ये आपकी ऐसी एक हड्डी है, इस हड्डी के पास कैल्शियम की क्या है? कमी है। ये हड्डी टूट रही है ना, फिर धीरे धीरे हड्डी टूटने का काम कर रही है। तो क्या होता है बच्चों? ये हार्मोन निकलता है और ये क्या करता है? जो एक्सेस कैल्शियम था कहां पर? ब्लड में, उसको किसके पास ट्रांसफर कर देता है? बोन के पास। आप इसको 2 तरीके से याद कर सकते हैं। पहला, आप इसको ऐसे बोल लो कि हार्मोन जब निकलता है जब हमारे खून में कैल्शियम ज्यादा हो, या ये हार्मोन तब निकलता है जब हमारी हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी हो। तो ये हार्मोन क्या करेगा? कैल्सीटोनिन, ये निकलेगा और ये फ्लो करेगा तो अपने साथ ये जो कैल्शियम था ज्यादा मात्रा वाला, उसको हड्डियों के पास ले जाएगा। हड्डियां प्रॉपर तरीके से काम करेंगी और बहुत अच्छे से क्या कर लेंगी? ठीक है, बहुत अच्छे से हड्डियों में जो भी आपका काम होता है वो सब करती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका थायराइड ग्लैंड था। आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी एंडोक्राइन होती है ये, थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन बनाती हैं। मैम BSSC का मेंस देना है, कैसे पढ़ाई करें?
बच्चा कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी पढ़ाई करने के लिए आपके पास कुछ स्मार्ट वेज होने चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए आप जितना भी, पहले आप थ्योरी कंप्लीट करें, फिर आप मॉक टेस्ट लगाएं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए या ग्रुप में स्टडी कीजिए। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड मेरी साइड से कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, बीपीएससी का मेंस देना है, ओके मैं समझ गई, बीपीएससी का मेंस देना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, अब बाकी की क्लास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं घर जाती हूँ थोड़ी देर में, आज सुबह से नहाई भी नहीं हूँ आज, क्योंकि बैक टू बैक क्लास थी 7 बजे से। और फिर इवनिंग में जो साइंस स्पेशल 6 के बच्चे हैं उनकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। आज पॉलीमर पढ़ाऊंगी मैं इवनिंग में, तो आप लोग इवनिंग में, जो साइंस स्पेशल 6 के बच्चे हैं मुझे लगता है वो बहुत खुश होंगे। मैं उनको 1.25 घंटे सुबह बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, शाम को 1-1.5 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो इतना आपको सफिशियंट है एक दिन में पढ़ना, ठीक है। तो इतनी क्लास आप कीजिए आज की। और मैम आपकी बुक बहुत जल्दी आएगी, सीताराम से नहीं, 1-1.5 महीने के अंदर आएगी, डोंट वरी। चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही है, आप इतना याद कीजिए आज की क्लास के लिए। बाकी हम अगली क्लास में बाकी की ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है 2.5 घंटे में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा, 2-2.5 घंटे का चैप्टर है, तो ये आप ख़त्म कर लोगे पूरा अगली क्लास से। चलिए, थैंक यू सो मच। मैंने बोला है अगर आपको प्रश्न पूछना है बच्चा तो आप मुझे आप फॉलो कीजिए मुझे फेसबुक पे साइंस विद काजल सिहाग, वहाँ पर आप आपके जो भी डाउट हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट के रिप्लाई करती हूँ वहाँ पे। इनफैक्ट मैम आपकी बुक का नाम क्या है, तो बच्चों वही है, बुक का नाम अभी तक मैंने कुछ रखा नहीं है, सोचा नहीं है। आप लोग बताइए क्या रखूँ, आप सोच के बताइए मुझे अच्छा सा नाम, फिर मैं उसी नाम से बुक ले आऊँगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए नाइस डे।